Hello friends, in this video we will talk about फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी फेडरलिज्म की कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म को किस तरह से समझा गया है, एक्सप्लेन किया गया है और हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। तो अगर हम बात करें फेडरलिज्म की, इवन इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे लीडर्स थे उस हमारी नेशनल मूवमेंट में वो इस बात के को लेकर काफ़ी अवेयर थे कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसको एक ही लेवल पर गवर्नमेंट से गवर्न करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए दे वर वेरी श्योर कि हमको जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का लेना पड़ेगा जहाँ पर पावर जो है वो प्रोविंसेस और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइडेड हो, मतलब कम से कम 2 लेवल पर गवर्नमेंट हो। और फिर हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो काफ़ी डाइवर्स सोसाइटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है। तो इन डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट करने के लिए भी एक फेडरल स्ट्रक्चर जो था वो ज़्यादा सूटेबल था एज़ कम्पेयर टू अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो इसको रिकग्नाइज़ करने के लिए, लोगों को अपनी फ्रीडम मिले, अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने की बात की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा। और अगर हम बात करें, पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड लैंग्वेज हैड टू शेयर पावर एंड ईच रीजन पीपल ऑफ दैट रीजन शुड गवर्न देमसेल्फ। हम सब लोगों को अपने रीजन को गवर्न करने की फ्रीडम मिले। अभी क्वेश्चन ये था दैट व्हाट शुड बी द एक्सटेंट ऑफ पावर टू बी इंजॉयड बाय द रीजनल गवर्नमेंट। ये जो रीजनल गवर्नमेंट बनेगी उनको पावर कितनी मिलेगी, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी और जो उनके मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके और जो बाकी जो नॉन मुस्लिम लीडर्स थे, हमारे कांग्रेस के लीडर्स थे, उनके बीच में काफ़ी जो था कन्फ्लिक्ट था इस बात को लेकर, पावर शेयरिंग को लेकर। अ कॉम्प्रोमाइज फार्मूला टू गिव वेरी लार्ज पावर टू द रीजन वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द नेगोशिएशन बिफोर पार्टीशन। और पार्टीशन से पहले इस बात को डिस्कस किया गया कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं उसको ज़्यादा पावर दी जानी चाहिए, ठीक है, जिससे सभी लोग जो थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, वो सहमत नहीं थे। फिर उसके बाद पार्टीशन हो गया और पार्टीशन होने के बाद जो हमारी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी उसमें ये इंश्योर किया गया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पर देयर विल बी अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। और वो दोनों गवर्नमेंट जो हैं उनके बीच में डिवीजन ऑफ पावर होगा और वो कोऑपरेशन के बेसिस पर दोनों गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली काम करेंगी ताकि जो हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी है और जो वेरिएशन है उसको अकोमोडेट किया जा सके। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो पहला आर्टिकल 1 जो है वो क्या कहता है, दैट इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ख़ास बात एक और है जो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि इंडिया हम है एक फेडरल स्ट्रक्चर, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड या फेडरल स्ट्रक्चर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया। हमारे आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। तो फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया। उसका रीज़न मैं आपको ब्रीफली यहाँ बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम प्योरली फेडरल नहीं हैं। हम स्पेसिफिकली अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें इंडियन गवर्नमेंट को तो ये, या इंडियन स्ट्रक्चर को, तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। आगे बात करते हैं डिवीजन ऑफ पावर की, कि हमने बात की थी कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये डिवीजन ऑफ पावर बड़े अच्छे से किया गया है। जितने भी फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के उनको बांट दिया गया बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और वो किया गया है थ्रू अ लिस्ट सिस्टम, ठीक है। उस लिस्ट सिस्टम में क्या है, 3 लिस्ट्स हैं और उनमें तीनों में अलग अलग फंक्शन मेंशन है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या फंक्शन होंगे, यूनियन गवर्नमेंट के क्या फंक्शन होंगे, और दोनों गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली जो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है। अब इसके बाद अगर कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है शेयरिंग ऑफ पावर को लेकर कि कौन सी पावर किसकी है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ऐसी सिचुएशन में देयर विल बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू look into the matter. And one other important aspect of the division of power is that economic and financial powers are centralized in the hands of the central government. डिवीजन ऑफ पावर करते हुए एक बात का खास ख्याल रखा गया कि क्योंकि हमने रिसेंटली जो है पार्टीशन देखा था कि हमारा कंट्री बट गई, 2 हिस्सों में बट गई, ठीक है,
और ऐसा आगे फर्दर ना हो, ऐसी एप्रीहेंशन थी कि डाइवर्सिटी तो अभी भी है, मुस्लिम्स चले गए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम बहुत सारे थे इंडिया में, उसके बाद और रिलीजन के लोग थे, तो ऐसा कुछ पार्टीशन जैसा दोबारा ना हो, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। इसीलिए काफ़ी इकोनॉमिक पावर्स और फाइनेंशियल पावर जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रखी गई, रेवेन्यू सोर्सेज आप कह सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रखे गए। तो जो मैं लिस्ट सिस्टम की बात कर रहा था, ये रही वो लिस्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मैटर हैं जो यूनियन गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी, जिसमें डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, आगे सब। फिर स्टेट लिस्ट में आ गया एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन एटसेट्रा। और कॉन्करेंट में आ गया एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन एटसेट्रा। तो जो फंक्शंस यूनियन गवर्नमेंट में मेंशन है, ये सारे वो फंक्शन हैं जिस पे दोनों गवर्नमेंट्स साइमल्टेनियसली काम कर सकती हैं, ये लॉ बना सकती हैं। अदर देन दिस, यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में ही लॉ मेकिंग कर सकती है। इसके बाद रेजिडरी पावर है, ये भी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि जो रेजिडरी पावर्स हैं, यानी कि जो पावर्स या जो फंक्शंस इन तीनों लिस्ट में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, वो सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के फेवर में जाते हैं। तो ये एक रेजिडरी पावर का जो प्रोविजन है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को और ज़्यादा पावरफुल बनाता है हमारे क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर में इंडिया में। अदरवाइज क्या होता है, फेडरेशन में जो दोनों गवर्नमेंट्स होती हैं, सेंट्रल और स्टेट, उन दोनों की जो पावर्स होती हैं ऑलमोस्ट सेम होती हैं। अब जैसे कई ऐसे मैटर्स हैं जो अभी इमर्ज हुए हैं, जैसे साइबर लॉज की ज़रूरत अब पड़ी जब साइबर क्राइम हुए या कंप्यूटर आया, है ना, हमारा इंटरनेट आया। उससे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ना तो कंप्यूटर्स थे, ना इंटरनेट था, तो साइबर क्राइम होते नहीं थे। इसलिए अब नया जो भी एडिशन हुआ, जो कहीं लिस्ट में मेंशन नहीं है, दैट गोज इन द फेवर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। अब हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है, जैसे मैंने आपको कहा स्टेट गवर्नमेंट कंपैरेटिवली लेस पावरफुल है। तो वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो बड़ी डाइवर्स है, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, सोशल प्रॉब्लम्स। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमिंग थी उसमें ये बात का ध्यान रखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो। वो इसलिए था क्योंकि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी या जो पॉलिटिकल चेंज लाना था, सोशल चेंज लाना था, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत थी जो कि पूरी कंट्री को एडमिनिस्टर करते हो, ठीक है। और अदरवाइज जब हम आज़ाद हुए तो मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। तो उनमें उनके अलग अलग इश्यूज थे, वहाँ पर जो रहने वाले लोग वो अलग अलग थे। तो इनको एक साथ रखना, एट द सेम टाइम सबके डेवलपमेंट के बारे में सोचना, इसके लिए एक सेंट्रल एजेंसी का होना बहुत ज़रूरी था। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, पॉवर्टी थी, इलिटरेसी थी, इनइक्वालिटीज़ ऑफ वेल्थ थी, ठीक। इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत थी और प्लानिंग के लिए भी एक सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए थी। इसके लिए भी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया, प्लानिंग कमीशन बनाया गया, जिसको आज अब उसका नाम बदल दिया गया है, वो नीति आयोग बना दिया गया है, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट ने उसको नीति आयोग का नाम दे दिया था। तो क्या क्या ऐसे प्रोविजन हैं उनके बारे में बात करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं इंडिया में। पहला प्रोविजन, जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट की टेरिटरीज़ को बदल सकती है, एक से ज़्यादा स्टेट को ज्वाइन कर सकती है, उनके नाम बदल सकती है, या फिर नई स्टेट्स क्रिएट कर सकती है। ये जो प्रोविज़न है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को और ज़्यादा पावरफुल बनाता है। पॉइंट नंबर 2, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इमरजेंसी में सारी की सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है। मतलब हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाता है या यूनिटरी सिस्टम हो जाता है जब इमरजेंसी लगती है। नॉर्मल सिचुएशन में ठीक है, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बट व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी अगर देश में लगती है, उस वक्त सारे के सारे फंक्शन जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है वो भी और कॉन्ग्रेंट में मेंशन है वो भी, वो सारे के सारे फंक्शन उस वक्त यूनियन गवर्नमेंट ही परफॉर्म करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट ही परफॉर्म करेगी। थर्ड प्रोविजन, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जैसे मैंने बात किया कि फाइनेंशियल जो पावर्स हैं वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, ठीक है। जो स्टेट्स हैं उनको जो पैसा मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उनको जो सेंटर की तरफ से एड आती है या फाइनेंशियल असिस्टेंस आती है वो सारी सेंटर की तरफ से जाती है। फाइनेंसेस जो हैं वो स्टेट्स के हाथ में नहीं रखी गई। तो पहला ये था, आइटम जनरेटेड रेवेन्यूज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट था कि इसी पॉइंट में दैट इंडिया अडॉप्टेड प्लानिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग को चुना गया और इसके लिए जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। फिर सेंटर की पॉलिटिक्स को चेक करने के लिए देयर इज एन एजेंसी, ठीक है, जैसे जिसको हम गवर्नर कहते हैं। गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है हर एक स्टेट में, और जो गवर्नर होता है एक तरह से वो रिप्रेजेंटेटिव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो एक तरह से एक आई बनाए रखता है, अपना एक वॉच बनाए रखता है ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई भी लॉ पास होता है जो स्टेट में,
गवर्नर के पास जाता है अप्रूवल के लिए, जिस तरह से सेंटर में लोकसभा राज्यसभा के पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर गवर्नर चाहे और उसको लगे कि ये जो बिल है वो क्रूशल है और क्रिटिकल है और इसमें प्रेसिडेंट का रेफरेंस होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना जाना चाहिए रिव्यू के लिए, तो वो उसको रिजर्व कर सकते हैं और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए, असेंट के लिए वो भेज सकते हैं। तो ये एक चेक हो गया लॉ मेकिंग पे, कि लॉ मेकिंग भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। फिर एक तरह से गवर्नर के पास जब आएगा, अगर गवर्नर को लगता है यार कुछ गड़बड़ है, तो वो उसको प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रख सकते हैं अपने पास। देन there may be occasions when situations may demand that the central government needs to legislate on matters of state list. ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन है कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है उस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाना है। ऐसी सिचुएशन में राज्यसभा को ये पावर दी गई है कि वो चाहे तो स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उनको ट्रांसफर कर सकती है फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द यूनियन लिस्ट, एंड दिस पावर इज एक्सक्लूसिवली with the Rajya Sabha, right? Then you have already studied in chapter 1 on executive that we have an integrated administrative system. एक integrated administration system है। जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेसी के हेड होते हैं या टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सारे के सारे इंडियन गवर्नमेंट के या यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, जिनमें IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, राइट? तो दे वर्क इन द स्टेट्स बट दे आर एम्प्लॉयड एंड their the whole job, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन एट्सेट्रा, दैट इज बिंग जो है वो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है ना? सो दस एन IAS ऑफिसर who becomes the collector or an IPS officer who serves as the commissioner of police are under the control of the central government. तो इस तरह से भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अपर हैंड है as far as the power sharing is concerned. फिर आर्टिकल 30-34 ऑथराइज करते हैं हमारी पार्लियामेंट को इस बात के लिए कि वो जो लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, person in the service of the union or the state in respect of any action taken by them during martial law to maintain or restore order. अगर मार्शल लॉ के दौरान, जब आर्मी रूल लगता है जिसको मार्शल लॉ बोलते हैं, उस दौरान अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो दे आर प्रोटेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए जो भी वो डिसीजन लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, बिकॉज देन दे विल बी गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में बात करेंगे हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं, और एक आर्टिकल यहाँ रह गया था डिस्कस करना, आर्टिकल 257(1). द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज एज नॉट टू इम्पीड और प्रिजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ द executive power of the union, and the executive power of the union shall extend to the giving of such directions to the state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose. मतलब ये कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है हर स्टेट की, वो इस तरह से एक्सरसाइज की जानी चाहिए कि जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, उसको वायलेट ना करे। सो दैट दिस प्रोविजन एक्सप्रेसली clarifies that the union government has a upper hand as far as the power sharing is concerned. थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।